डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डी हेस-वेन-एल्फवेन इफ़ेक्ट। ये जो इफ़ेक्ट है ये ऑसिलेटरी बिहेवियर के बारे में बताता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में हमको दिखता है। ठीक है, डी हेस-वेन-एल्फवेन इफ़ेक्ट होता क्या है? ये होता है एक्चुअली ऑसिलेशन मैग्नेटिक मोमेंट का। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का ऑसिलेशन होता है। किसका मैग्नेटिक मोमेंट? किसी भी मेटल का मैग्नेटिक मोमेंट एज अ फंक्शन ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी मैग्नेटिक मोमेंट को हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के फंक्शन के फॉर्म पे। तो जो इफ़ेक्ट होता है वो लो टेम्परेचर में मिलता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स में। ठीक है, इसके पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लैंडाउ लेवल्स के बारे में या क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और उसमें से हमको कुछ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स मिले थे। जो कंक्लूजन्स थे उसमें से एक था आपका कि जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज होता है, ऑर्बिट क्वांटाइज्ड होगा कुछ इस तरीके से कि जो फ्लक्स है सो दैट जो फ्लक्स की वैल्यू होगी विल बी फाई एन इज इक्वल्स टू एन प्लस गामा 2 पाई एच क्रॉस सी अपॉन ई। इस फॉर्म पे क्वांटाइज्ड होगा कोई भी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का। डी हेस-वेन-एल्फवेन इफ़ेक्ट में हमको एरिया ऑफ ऑर्बिट की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पर? वेक्टर स्पेस में। तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब हमको क्योंकि ये पता है कि जो लाइन एलिमेंट है डेल आर किसी भी प्लेन में जो कि मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्मल है वो रिलेटेड होगा डेल के से। डेल आर रिलेटेड होगा डेल के से एक रिलेशन से और वो है डेल आर इज इक्वल्स टू एच क्रॉस सी अपॉन ई इंटू बी। तो जो एरिया होगा एस एन के स्पेस में वो रिलेटेड होगा एरिया एस एन कहाँ पे? के स्पेस में। वो रिलेटेड होगा एरिया ए एन, ये ऑर्बिट का एरिया है और इसको हम लेंगे आर स्पेस में। तो इनका रिलेशन होगा ए एन इज इक्वल्स टू एच क्रॉस सी अपॉन ई बी का होल स्क्वायर इंटू एस एन। तो इससे हमारी जो वैल्यू है फाई एन की वो बन जाएगी फाई एन इज इक्वल्स टू एच क्रॉस सी अपॉन ई का होल स्क्वायर 1 अपॉन बी इंटू एस एन विच इज़ इक्वल्स टू एन प्लस गामा 2 पाई एच क्रॉस सी अपॉन ई। जहाँ पे जो एस एन है आपका एस एन विल बी इक्वल टू एन प्लस गामा 2 पाई ई अपॉन एच क्रॉस सी इंटू बी। तो फर्मी सरफेस एक्सपेरिमेंट में हमको डेल बी के बारे में पता लगाना है दो ऑर्बिट्स के बीच में। जैसे दो ऑर्बिट सक्सेसिव ऑर्बिट्स हैं एन एक ऑर्बिट एन प्लस 1 अगला ऑर्बिट, इनके बीच में जो इंक्रीमेंट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का और उनका एरिया जो है वो के स्पेस में सेम होगा। तो एरिया इक्वल कब होगा? व्हेन एस इंटू 1 अपॉन बी एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन बी एन इज इक्वल्स टू 2 पाई ई अपॉन एच क्रॉस सी के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा कि इंक्रीमेंट जो है 1 अपॉन बी का वो उससे बिल्कुल सेम ऑर्बिट्स मिलते हैं। यानी पीरियोडिसिटी जो है वो 1 अपॉन बी में हमको पीरियोडिसिटी मिल रही है क्योंकि सेम ऑर्बिट्स हम कह रहे हैं। तो पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है जो खुद को रिपीट करता है बार बार। ठीक है, तो इस फीचर से ये मेटल्स में मिलता है। इससे हमको रेजिस्टिविटी ससेप्टिबिलिटी ये सारी चीज़ों का पता आसानी से हम लगा सकते हैं। तो डी हेस-वेन-एल्फवेन इफ़ेक्ट बेसिकली आपका
ऑसिलेशन होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का। ठीक है, अब एनालिसिस जो है इसका डीएसवन-एल्फवेन इफ़ेक्ट का, इसके लिए इलेक्ट्रॉन के स्पिन को हमको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एरिया है ऑर्बिट का वो क्वांटाइज्ड है के स्पेस में, ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो एरिया बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स, एरिया बिटवीन टू ऑर्बिट्स हम कह सकते हैं डेल एस इज इक्वल्स टू Sn-1। तो इसकी वैल्यू 2 EB अपॉन H क्रॉस C, कुछ इस तरीके से हमको इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, जो असली बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ता है या मैग्नेटिक फील्ड अगर बी की वैल्यू कम होगी तो 1/b की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से एक अगर स्टेट है S इज इक्वल्स टू 1, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे और भरते जाएंगे और तब तक के भरेंगे जब तक के वो एक बार जब पूरे भर जाएंगे तब अगला लेवल भरेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक और बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर होगा। इसके पहले हम लोग क्वांटाइजेशन में ये बात किए थे कि मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बिल्कुल अरेंज हो जाते हैं ऑर्बिट्स में, लेकिन उसके पहले बिल्कुल रैंडम रहते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में जो पहला है ए और डी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया हुआ है। ये यहाँ तक के फर्मी लेवल है, ये फर्मी लेवल एप्सिलॉन एफ से डिनोट किया गया है, यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। ठीक है, ये 4 अलग अलग रीजन दिखाया गया है, 5 A B C D और E। ठीक, ए और डी मैग्नेटिक फील्ड का एब्सेंस, B इज इक्वल्स टू 0। बी जो है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है थोड़ा सा, टोटल एनर्जी बिल्कुल वैसे ही है जैसे एब्सेंस ऑफ फील्ड में है। ठीक, अब यहाँ पे जो सी है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया गया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया गया तो टोटल इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बढ़ गई है। ठीक, यहाँ पे आप देखोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ हो क्या रहा है कि ये लेवल्स हैं, ये अलग अलग जो लाइन है ये लेवल को दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि जो सेपरेशन है ना वो बढ़ जाएगा। तो सेपरेशन बढ़ जाएगा तो जो फर्मी लेवल है वो तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो लेवल्स हैं वो क्रॉस कर जाएंगे फर्मी लेवल को। जैसे यहाँ पे ये वाला यहाँ तक के पूरा भरा हुआ था इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला लेवल खाली था। अब वही जो लेवल है उस वो क्रॉस कर गया है इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्रॉस कर गया है फर्मी लेवल को। ठीक है, तो इसको या तो हम दूसरे थोड़े से अलग उससे समझें, दूसरे डायग्राम से। ये हमारा दूसरा डायग्राम है। तो ये फर्मी लेवल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्मी लेवल लिखा हुआ है, n इज इक्वल्स टू एस, n इज इक्वल्स टू s+1 इस तरीके से। जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिए तो क्या हुआ, सेपरेशन बढ़ गया, सेपरेशन बढ़ गया तो n इज इक्वल्स टू एस क्या हुआ, फर्मी लेवल से ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे सेपरेशन बढ़ेगा तो फर्मी लेवल खिसकेगा, ये हम समझ सकते हैं या ये हम कह सकते हैं। तो वही चीज़ को इस डायग्राम में बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही फील्ड बढ़ा तो फिर फर्मी लेवल ने अपना पोजीशन जो है वो चेंज कर लिया। ठीक है, अब जो एरिया है के स्पेस में ऑक्यूपाइड बाय सिंगल ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल अगर के स्पेस में एरिया ऑक्यूपाइड करता है सिंगल ऑर्बिटल, ये अगर 2π/L का होल स्क्वायर होता है, अगर स्क्वायर स्पेसिमेन हमने लिया है जिसका साइड L है, तो फिर हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स जो कि एक मैग्नेटिक लेवल में हमको मिलेंगे वो निकाल सकते हैं। वो होगा नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स जो है will be D is equals to 2πEB upon H cross C into L upon
2 पाई का होल स्क्वायर, या इसको नाम दें रो बी, जहाँ पे जो रो है रो इज इक्वल्स टू ई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एच क्रॉस सी। और ये जो मैग्नेटिक लेवल है ये लेवल कहलाता है आपका लैंडौ लेवल। तो डिपेंडेंस अभी हमने देखा फर्मी लेवल का मैग्नेटिक फील्ड पे बिल्कुल ड्रामेटिक है। एन इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो पे, तो लैंडौ लेवल्स पूरी तरह से फील्ड रहते हैं, ठीक है। और उनको फील्ड बताने के लिए n इज इक्वल्स टू एस लिया है हमने, जैसे s लिया है, ये क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी होता है, s लिया है। वैसे ही नेक्स्ट हायर लेवल जो लिया है s+1 लिया है। इस तरीके से अलग अलग लेवल्स को दिखाया गया है, ठीक है। तो ऑर्बिटल जो नेक्स्ट हायर लेवल में रहेगा s+1 में, वो पार्टली फील्ड रहेगा तब तक के जब तक के इलेक्ट्रॉन्स उसमें भर नहीं जाते, और फर्मी लेवल लाई करेगा s+1 में। अगर उसमें थोड़ा भी इलेक्ट्रॉन है तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, वो लोअर लेवल में चले जाएंगे और एक लेवल पूरा भर जाएगा, फिर वो अगले लेवल में जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, हम ये कह सकते हैं लैंडौ लेवल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जो हमने शो किया है डायग्राम आपको, उस डायग्राम से हम एक और डायग्राम निकालते हैं, और जैसे हम ये कह सकते हैं कि इसका व्यवहार जो है वो बहुत ड्रामेटिक टाइप का है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक डायग्राम है। यहाँ पे जो आपके हैवी लाइंस दिख रहे हैं, हैवी लाइंस यानी ये वाली लाइंस जो है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बता रहे हैं लेवल में, जो कि पूरी तरह से फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। कोई एक 2 डायमेंशनल सिस्टम हमने ले लिया है, और जो दूसरा है ये वाला जो हिस्सा है ये बताएगा पार्शियली फील्ड वाला, ये हिस्सा बता रहा है आपको पार्शियली फील्ड वाला, ठीक। और ये वाला बता रहा है पूरा फील्ड वाला। तो देखिए कैसे चेंज होते जा रहा है यहाँ पे ये लेवल्स जो हैं ये किस तरीके से चेंज हो रही हैं। और ये दूसरे वाले डायग्राम में पीरियोडिसिटी बताया है 1/b के रिस्पेक्ट में। जब सेम पॉइंट्स को हमने यही वाले पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट किया है 1/b के रिस्पेक्ट में, तब हमको कुछ इस तरीके से पीरियोडिसिटी यानी सेम टाइप का दिख रहा है ऑसिलेशन, बट जो पीरियोडिक है वो पीरियोडिक बिहेवियर को शो कर रहा है, लेकिन वो फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जो लैंडौ लेवल्स हैं या जो फर्मी लेवल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे और खाली होते जाएंगे। तो यहाँ पे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड पे जब हम पहुँचेंगे, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब पहुंचेंगे तो जो लेवल है वो पार्टली ऑक्यूपाइड रहेगा, और उसकी वजह से हमको एक वैल्यू मिलेगी, दिस इज़ SP B इज इक्वल्स टू N, नंबर ऑफ फील्ड लेवल टाइम्स डिजेनरेसी जो है वो इक्वल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N के इक्वल वो होना चाहिए। और इसको शो पीरियोडिसिटी को शो करने के लिए एक रिज़ल्ट यूज़ किया गया है, वो रिज़ल्ट है आपका, ये बहुत जाना पहचाना रिज़ल्ट है, En इज इक्वल्स टू n-1/2 h क्रॉस ओमेगा, ओमेगा सी कह सकते हैं। और ओमेगा सी को हमने लिया हुआ था EB/mc, और ये m जो है यहाँ पे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो रिज़ल्ट है E के लिए, ये साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस ऑर्बिट्स जो कि बिल्कुल एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह होता है, उसके बारे में हमको बताता है। तो जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स का उस लेवल में जो कि पूरी तरह से फील्ड है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की उन लेवल्स में जो पूरी तरह से फील्ड है, उसको DH क्रॉस ओमेगा सी n-1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 DH क्रॉस ओमेगा सी s², इससे हम लोग डिनोट करेंगे, जहाँ पे D जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है ईच लेवल में, टोटल एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की पार्टली ऑक्यूपाइड s+1 लेवल में, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन s+1 लेवल, ये होगा h क्रॉस ओमेगा सी
S प्लस 1/2 n माइनस एस डी, जहाँ पे एस डी जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं लोअर फील्ड लेवल में। तो टोटल एनर्जी आपको मिलेगा वो ये दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों के सम की वैल्यू हमको मिलेगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसको हम लोग डिनोट करेंगे म्यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल बी से। मोमेंट यहाँ पे ऑसिलेटरी फंक्शन होगा 1/b का, और ये ऑसिलेटरी मैग्नेटिक मोमेंट जो है फर्मी गैस का लो टेम्परेचर में यही कहलाता है डी हैसवैन एल्फेन इफेक्ट। और यहाँ पर हमारे पास जो S इज इक्वल्स टू ये वाला इक्वेशन था S इंटू 1/bn माइनस 1 माइनस 1/bn, इससे हम ऑसिलेशंस निकाल सकते हैं इक्वल इंटरवल में। यहाँ पे अगर हम इसी को लिखें डेल 1/b इज इक्वल्स टू 2πe/h×CS ऐसा लिख सकते हैं हम, जहाँ पे S जो है वो एक्सट्रीमल एरिया है फर्मी सरफेस का जो कि B के नॉर्मल है। अब हमने यहाँ पे कहा एक्सट्रीमल एरिया, अब ये एक्सट्रीमल क्या होता है, एक्सट्रीमल ऑर्बिट्स होते हैं। डी हैसवैन एल्फेन इफेक्ट का ही एक इंटरप्रिटेशन होता है एक्सट्रीमल ऑर्बिट। कोई भी फर्मी सरफेस अगर आपके पास है जनरल शेप का, तो उसके लिए जो सेक्शन होते हैं उसके लिए पीरियड्स अलग अलग होते हैं। जैसे हमने बनाया था सिलेंडर को स्फीयर के अंदर घुसाया हुआ था, तो जो रिस्पॉन्स उसका होगा वो पूरा सम होगा सारे सेक्शंस का, लेकिन डोमिनेंट रिस्पॉन्स जो होगा वो आएगा उन्हीं ऑर्बिट से जिनके पीरियड स्टेशनरी है विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंजेस इन के की रेस्पेक्ट में अगर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, तो ऐसे ऑर्बिट्स आपके कहलाते हैं एक्सट्रीमल ऑर्बिट्स। और ये सेक्शंस जो हैं इन सेक्शंस के ज़रिए हम ये बता सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन का पीरियड कैसा होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम एक्सट्रीमल ऑर्बिट्स को बताते हैं। जो रिजोनेंस है एक्चुअली वो मिलता है इन एक्सट्रीमल ऑर्बिट्स के होने से, तो इनके प्रेजेंट होने से जब रिजोनेंस मिलता है तो हम ये जान जाते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्बिट्स हैं वो कैसे हैं, एक्सट्रीमल ऑर्बिट्स हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें कोई भी डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।